हाँ जी स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग ए चार्ज। अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हमने पहले उसका फार्मूला वगैरह डिराइव किया है, हमने देखा है, उसको अब हमने अप्लाई करके देखना है कि अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस हो जिसके सेंटर पे एक चार्ज पड़ा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो उस सरफेस के अंदर से गुजर रहा है। अब हम ये कैलकुलेट करने लगे हैं। तो ये सारा मैंने लिख दिया है। कंसिडर वी हैव अ क्लोज सरफेस इन द फॉर्म ऑफ अ सरफेस, इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर। तो हमने जो क्लोज सरफेस इमेजिन की हुई है यहाँ पे वो क्या है, इन द फॉर्म ऑफ अ स्फेयर है, ऑफ रेडियस आर। इसका रेडियस क्या होगा, आर, एंड चार्ज क्यू एट इट्स सेंटर, और इसके सेंटर पे एक चार्ज जो है क्यू पड़ा हुआ है जो कि क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस वी विल डिवाइड द होल सरफेस इंटू एन नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट्स, डेल्टा A1, डेल्टा A2 अप टू डेल्टा AN। अब हम क्या करेंगे, अगर हमने इस सरफेस के अंदर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, इस पूरी सरफेस को स्मॉल एरियाज़ में डिवाइड कर देंगे, और हर एरिया इतना स्मॉल होना चाहिए कि वो फ्लैट कंसीडर हो, ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर जो हमने पीछे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला देखा है हम इसके ऊपर अप्लाई कर सकें। द कॉरिस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज़ आर। अब अगर ये एक एरिया वेक्टर है, ये एक क्या है, एरिया है, तो इसके ऊपर जो इसका वेक्टर एरिया होगा वो इसका परपेंडिकुलर होगा। तो इसी तरह अगर इस पूरी सरफेस के अंदर बहुत सारे एरियाज़ हों तो हर सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो क्या होगा, उसका वेक्टर एरिया होगा। यहाँ पे देखते हैं जी, द कॉरिस्पॉन्डिंग वेक्टर एरियाज़ आर डेल्टा A1, डेल्टा A2, ऊपर एरो लगाए हो तो ये क्या हो गए, वेक्टर एरियाज़ हैं। अब अगर हम देखें, लेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज़ एट द सेंटर ऑफ वेक्टर एरियाज़ आर E1, E2 अप टू EN। अब हम देख रहे हैं कि इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी तो होगी ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी तो होंगी ना, जो कि इस एरिया में से अगर गुजरें तो वेक्टर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो वेक्टर है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे। अब अगर हम हर पैच के लिए मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम देखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता है फ्लक्स क्या होता है। ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया वेक्टर के इक्वल होता है। फॉर फर्स्ट पैच हम करेंगे, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पैच के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, φ1 इज इक्वल टू E1 डेल्टा A1 का डॉट प्रोडक्ट। अब आप देखें अगर इसके बीच में एंगल क्या बन रहा है, ये मैंने सिर्फ एक के लिए बनाया है, अगर इधर बहुत सारे, ये मैंने सिर्फ एक के लिए बनाया, अगर यहाँ पे बहुत सारे एरियाज़ लें तो सब की बिल्कुल इसी तरह से बनेंगे, ठीक हो गया। तो हम एक को ही देखेंगे। एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच में एंगल कौन सा है, 0 डिग्री है, पैरेलल है इस वजह से। तो यहाँ पर देखें जी, E A, अगर इसका मैं डॉट ख़त्म कर दूँ तो कॉस थीटा आ जाएगा। थीटा क्या है जी, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1। कॉस 0 डिग्री क्या होता है, 1। तो यहाँ पे φ1 की वैल्यू क्या आ गई, E1 डेल्टा A1। इसी तरह फ्लक्स जो है सेकंड पैच के लिए φ2 क्या होगा, E2 डेल्टा A2। थर्ड पैच के लिए E3 डेल्टा A3। अप टू nth पैच के लिए क्या होगा, En डेल्टा AN। चलें जी, अब मैंने n पैचेस के लिए अलग-अलग से फ्लक्स तो निकाल लिया। अब क्या करना है, टोटल फ्लक्स थ्रू दैट सरफेस मैंने निकालना है। तो मैं क्या करूँगी, φE और सारे फ्लक्सेस जो मैंने निकाले थे उनको सम अप कर दूँगी। ये किसके इक्वल हो जाएगा, E1 डेल्टा A1, जैसे कि हमने फर्स्ट पैच के लिए कैलकुलेट किया था। इसी तरह E2 डेल्टा A2 सेकेंड पैच के लिए आ गया, प्लस E3 डेल्टा A3 ये किसके लिए हो गया, थर्ड पैच के लिए अप टू nth पैच। इसको मैं कह दूँगी इक्वेशन नंबर 1। अच्छा जी, अब चूँकि ये जो सेंटर के ऊपर चार्ज पड़ा हुआ था और इसकी वजह से जो हर पैच में से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, हमने फर्स्ट पैच में से गुजरने वाली को E1 कह दिया, दूसरे में से गुजरने वाली को E2 कह दिया। लेकिन ये सारी इंटेंसिटीज़ जो हैं ये एक ही चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इन सब को मैं बजाय कि E1, E2, EN लिखूँ, मैं इसको एक ही नाम दूँगी, E। ठीक हो गया, क्योंकि ये एक ही चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं। अब इस E की जो वैल्यू है, यह इसका फार्मूला जो है आप पीछे डिराइव कर चुके हैं, ये क्या था, 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पे अगर मैं इन सारे E को, E1, E2, E3, इन सबको E पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, ये सब में से कॉमन निकल आएगा। जैसे कि मैंने इस स्टेप में किया, E को कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या रह गए, एरियाज़। तो ये जो सारे एरियाज़ हैं इनको अगर हम सम करें तो ये किसके इक्वल होगा, टोटल एरिया ऑफ स्फेयर के इक्वल होगा। ठीक हो गया जी। अब अगर आपको पता है स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ स्फेयर इज A इज इक्वल टू 4/r² के इक्वल होता है। इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 2 है। अब इसी क्वेश्चन नंबर 2 में अगर हम E की ये वाली वैल्यू और एरिया की ये वाली वैल्यू पुट कर दें तो क्या बनता है, पुट द वैल्यूज़ ऑफ E एंड A इन इक्वेशन नंबर 2।
इक्वेशन नंबर 2 में पुट की, फाई ई इज़ इक्वल टू ई की वैल्यू, ए की वैल्यू, कुछ कटिंग हुई, 4 से कट गया, पाई के साथ कट गया, आर स्क्वायर के साथ कट गया, तो किसके इक्वल ये रह गया, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। तो इसका मतलब है अगर हम किसी भी सरफेस में से फ्लक्स देखना चाहते हैं तो फ्लक्स उस सरफेस की शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सिर्फ और सिर्फ जो चार्ज आपने रखा जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, और दूसरा मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। यही बात मैंने नीचे लिख दी है। द रिजल्टिंग इक्वेशन शोज दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप ऑफ द सरफेस, इट डिपेंड्स अपॉन द चार्ज एंड मीडियम। ठीक हो गया।